बुलेटिन के आगाज में अहम और अच्छी खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने पैनामा सिटी में इंटरनेशनल चैलेंज फाइट जीत ली है। मोहम्मद वसीम ने पैनामा के बॉक्सर एलिसर वाल्डीज को दूसरे राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। मोहम्मद वसीम ने पैनामा के बॉक्सर एलिसर वाल्डीज को दूसरे ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। ये फाइट 8 राउंड्स पर मुश्तमिल थी। मोहम्मद वसीम की ये मुसलसल छठी कामयाबी है। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने पैनामा सिटी में इंटरनेशनल चैलेंज फाइट जीत ली है। ये फाइट वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के तहत रैंकिंग फाइट थी। मोहम्मद वसीम WBC सिल्वर फ्लाइटवेट की आलमी रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने पैनामा सिटी में इंटरनेशनल चैलेंज फाइट जीत ली। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने पैनामा सिटी में इंटरनेशनल चैलेंज फाइट जीतकर कौम को एक खुशखबरी दी है। मोहम्मद वसीम ने पैनामा के बॉक्सर एलिसर को दूसरे राउंड में ही नॉकआउट कर दिया और यह फाइट 8 राउंड्स पर मुश्तमिल थी, लेकिन मोहम्मद वसीम ने पैनामा के इस बॉक्सर जिनका एलिसर है इनको दूसरे ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। आधे घंटे की वर्जिश से आलमी रिकॉर्ड बनाने की कहानी। मौतल टेस्ट क्रिकेटर नासिर जमशेद नई मुश्किल में फंस गए। भारत इसराइल गठजोड़ पींगे बढ़ने लगी। तफसीलात देखिए कुछ देर बाद सिर्फ जियो न्यूज पर। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि जो भी हुकूमत में आए उसे 5 साल पूरे करने चाहिए, निज़ाम चलते रहना चाहिए। ताजिकिस्तान में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में जो भी हुकूमत आए उसे 5 साल पूरे करने चाहिए और निज़ाम चलते रहना चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के बायस स्टॉक एक्सचेंज का ग्राफ मुसलसल नीचे आया है। मुल्क में मुस्तहकम निज़ाम को आगे बढ़ाना होगा। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने कहा है कि 2014 में हुकूमत की मदद की। अगर इस बार भी कोई साजिश है तो मियाँ साहब हमें बताएं। मियाँ साहब की जरदारी साहब से नहीं बनती तो फजलुर रहमान को बताएं या मुझे बताएं, हमें तो कोई साजिश नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली की सूरत में नून लीग नया वजीर आजम ले आए। कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा नहीं करेंगे, चाहते हैं कि नून लीग वक्त पूरा करे। ये बात उन्होंने जियो न्यूज के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए कही। वो देख रहे हैं कि उनकी कोई डोरियां हिला रहा है, उनके खिलाफ साजिश हो रही है, तो मैं अपनी उनको सर्विसेज ऑफर करता हूँ एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन। मुझे बता दें, चलो मुझ पर भी इतना एतमाद नहीं तो मौलाना फजल रहमान को बता दें, वो हमसे रब्ता करके बताए कि ये साजिशें हो रही हैं। आपको नजर आ रहा है कोई साजिश हो रही है? ईमानदारी से कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, इस वक्त कोई ऐसी साजिश नहीं हो रही। इवेंचुअली अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब नाअहल होते हैं, किसी सियासी हादसे का शिकार होते हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अर्ली इलेक्शन को चाहेगी कि फौरी इलेक्शन हो जाए, या आप चाहेंगे कि हुकूमत अपना वक्त मुकम्मल करे और 2018 में इलेक्शन? मैं तो इस हक़ में हूँ कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करे, अपना नया वज़ीर आज़म ले वक्त। तो आप मुतालबा नहीं करेंगे कि अर्ली इलेक्शन का? नहीं, हम मुतालबा नहीं कर रहे अर्ली इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं साजिश के डांडे पाकिस्तान के बाहर से भी मिलते हैं और मुल्क के अंदर भी जड़ें मौजूद हैं। इसके शवाहिद तो मौजूद नहीं हैं, मगर हालात यही बताते हैं। उन्होंने ये बात प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कही। हमारा ये मानना है और हमारा ये ख्याल है कि हम पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुंतखब जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश के डांडे पाकिस्तान के बाहर से भी मिलते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी उसकी जड़ें और शाखें मौजूद हैं। पाकिस्तान से बाहर और अंदर की जब मैं बात करता हूं, तो अगर आप ये मुझे कहें कि भाई कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ला के दो, तो इस तरह कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो पेश नहीं की जा सकती, लेकिन हालात का जायज़ा और तज्ज़िया आपको बताता है, या जब आप चाप सुनते हैं या ऐसी चीज़ फील करते हैं जो अनयूजुअल है या जो नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ है, जब उसको अडॉप्ट नहीं किया जाता तो फिर आपको महसूस होता है, या जब आप देखते हैं कि आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा या आपके साथ वो रवैया इख्तियार किया गया जो किसी और के साथ इख्तियार नहीं किया गया, तो पाकिस्तान की तारीख़ का फिर एक पस मंज़र भी है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि जब तक JIT की रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं कर दी जाती उस वक्त तक तहकीकात से मुतालिक सवाल जवाब पर तबसरा मुनासिब नहीं। ये बात उन्होंने जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कही। JIT का मामला चल रहे हैं, इस दौरान जो भी गवाह पेश होता है JIT के सामने, उसके लिए मुनासिब नहीं है कि बाहर आके जो बातचीत उनकी हुई है या जो बयान रिकॉर्ड कराया है उसके बारे में बात की जाए, क्योंकि ये उस वक्त आके रेलेवेंट होगा जब JIT की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। और कुछ बात मौसम की। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद से मौसम खुशगवार है। इसी पर अपडेट लेंगे। वीडियो लिंक में हमें ज्वाइन किया है जियो न्यूज के नुमाइंदे कमर अली ने। कमर, आज कराची का मौसम कैसा है? कराची का मौसम अशर बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। इसकी वजह यह कि सुबह सवेरे ही बूंदाबांदी शुरू हो गई है। वक्फे से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का आगाज़ हो गया है। हवा भी जो है वो काफ़ी तेज़ और ठंडी चल रही है। यही वजह है कि इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए लोग सुबह सवेरे ही पार्क्स में पहुंचना शुरू हो गए हैं। दर्जा हरारत इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जा सकता है। इसके अलावा दिन भर हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदे दिनों में मौसम कराची का मज़ीद खुशगवार होगा और इसी खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरियों ने पार्क का रुख कर लिया है। फ़िलहाल हाल में मौजूद हैं जो लोग रूटीन पे आते हैं, यहाँ पर वॉक्स करते हैं, चहलकदमी करते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी तादाद में ऐसे लोग इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग दरख्तों के किनारे बैठे हैं, ग्रीनरी को एंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। तो खूबसूरत मौसम कराची का और इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरी मुकम्मल तौर पर मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और महकमा मौसमियात ने भी खुशखबरी सुनाई है कि ये मौसम जो है वो आइंदा अगले दिनों तक, चंद अगले दिनों तक इसी तरह रहेगा। और मज़ीद जो है उनका कहना था कि बहुत बहुत शुक्रिया खबर हमें डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावल, BDI खान, साहिवाल, मालाकंद, हजारा, पेशावर, मर्दान, कोहाट, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई की गई है। मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज कामरान खान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर डिवीज़न और खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड, हज़ारा, पेशावर, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, मर्दान और कोहाट डिवीज़न में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि इनमें से बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश होने का भी इम्कान है। आपको बताएं कि इसके अलावा भावलपुर, साहिवाल डिवीज़न और DI खान में भी तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में भी तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। और अब आपको बताएं कि कराची में मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए, जबकि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों में 7 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सिक्योरिटी इदारे ने बगदादी फूलपत्ती लेन में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक घर से गैंग वॉर जाहिद लाडला ग्रुप के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। नेपियर पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मनशियात बरामद कर ली। इत्तेहाद टाउन में पुलिस ने मुलजिम जुनेद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से असलहा और छीनी गई मोटरसाइकिल मिली है। कोकरापार में 27 साला मोहसिन को भारी पत्थर मारकर कत्ल कर दिया गया। उधर कराची का इलाका कोरंगी जमान टाउन, जहां फायरिंग से एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया। साइट ए में गोली लगने से 7 साला बच्चा और किमाड़ी में डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स जख्मी हो गए। रेंजर्स ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर 3 में एक कुएं से आवान बम, गोलियां और दीगर मवाद बरामद कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक असलहा, शरपसंदी पर मबनी मवाद MQM लंदन के कुछ शरपसंद अनासिर ने कराची ऑपरेशन शुरू होने से कबल छुपाया था। बरामद असलहे में 7 आवान बम, SMG की 3026 गोलियां, 1075 222 की गोलियां, 39 पम्फलेट, 31 बैनर्स और 13 बंडल वोटर स्लिप भी बरामद हुई हैं। ये कुआं 23 जून और 2 जुलाई को खोदे गए थे। कुएं से 100 गज के फासले पर है।
भक्कर में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है। डिटेल्स ये है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस के मुताबिक 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया। विहाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें पुलिस के मुताबिक 32 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। माहौल और कुदरती नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए गिलगित बल्तिस्तान पुरकशिश सयाहती मरकज बन चुका है, जहां गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान मुल्की सयाहों के साथ साथ गैर मुल्की सयाहों की आमद में भी इजाफा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहती मौक़ों से मुतल्लिक तफसीलात के लिए देखते हैं निसार अब्बास की ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ दुनिया के 3 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों हिमालय, कराक्रम और हिंदूकश में जहाँ बर्फपोश पहाड़, ग्लेशियर्स, दरिया, नदी नाले और झीलें हैं, वहीं इन पहाड़ी इलाकों की हसीन वादियों की तहजीब व तमद्दुन भी दुनिया भर के सयाहों के लिए इस इलाके को इंतहाई पुरकशिश सियाहती मंजिल बना देती हैं, जहां गुज़श्ता चंद सालों के दौरान गैर मुल्की सयाहों के साथ मुकामी सयाहों की तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। फॉरेन टूरिस्ट जो है वो हर साल इंक्रीज कर रहे हैं। अब गुज़श्ता 10 सालों के निस्बत गुज़श्ता साल में इतने टूरिस्ट आए कि 10 साल में नहीं आए थे फॉरेन टूरिस्ट। जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है उसने इंक्रीज करना ही करना है। लोगों ने अभी दरवाज़ा देख लिया आपका, और सस्ती तरीन उनको इंजॉयमेंट होती है नेचर की, जो यूरोप में जाकर करते थे वो आजकल यहाँ उनको अवेलेबल है। वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान में साल के चारों मौसमों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की आमद का सिलसिला जारी रहता है, ताहम जून से अगस्त तक सयाहों का रश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बल्तिस्तान डिवीजन आने वाले सयाहों को बेहतरीन मालूमात फराहम करने के लिए स्कर्दू एयरपोर्ट और स्टक पुलिस चेक पोस्ट पर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर कायम किए गए हैं, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से होटलों और ट्रांसपोर्ट के किराए भी मुकर्रर किए गए हैं। कैमरामैन वलीद सूफी के साथ निसार अब्बास, जियो न्यूज, स्कर्दू। सियासी दर्जा हरारत का रुपए पर दबाव। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपए 32 पैसे महंगा होकर 3.5 साल की बुलंद तरीन सतह 108 रुपए से ऊपर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर का कारोबार नहीं हो सका है। हुकूमत अपनी पॉलिसी फौरी वज़ा करके करेंसी डीलर्स का यह मुतालबा है, और तफसीलात हमें बता रहे हैं अशरफ खान। पाकिस्तानी रुपए की कदर में एक दिन में अचानक ही कमी देखने में आई। डॉलर एक ही दिन में 104 रुपए 90 पैसे से बढ़कर 108 रुपए के ऊपर निकल गया। मौजूदा दौरे हुकूमत में ही नवंबर 2013 में डॉलर 108 रुपए 55 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया था। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर का कहना है कि डॉलर महंगा होने से फायदा कम और नुकसानात ज्यादा हैं। हुकूमत रुपए की कदर में कमी पर पॉलिसी वाजे करे। नुकसान ये हमारी इंपोर्ट बढ़ेगी, 3 से 4% इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी। हुकूमत पहले ही पनामा के दबाव में, और मजीद अगर महंगाई बढ़ती है तो हुकूमत की नेकनामी नहीं होगी, बदनामी होगी। तो हुकूमत को इसको भी मद्देनजर के आगे इंतखाब भी आने वाले हैं। करेंसी डीलर्स का कहना है कि डॉलर तेजी से महंगा होने पर ओपन मार्केट में काम करना मुश्किल हो गया। 107, 108, 108.5 हम क्या रेट बोर्ड पे चलाएं? लोग हमसे लड़ रहे हैं, लोग हमसे लिटरली हमें फ़ोन पे भी कह रहे हैं कि यार आप जब एक रेट दे रहे हैं, हम वो करेंसी कहाँ से लाके उनको दें और हम किस रेट पे बाय करें, हमें खुद को नहीं पता। माहिरीन का कहना है कि डॉलर 3.5 रुपए महंगा होने से 225 अरब रुपए कर्ज का बोझ बढ़ने के साथ दरामदी सामान भी महंगा हो जाएगा, जिससे अवाम पर ही महंगाई का बोझ आएगा। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ अशरफ खान, जियो न्यूज, कराची। पैनामा जीआईटी की हतमी रिपोर्ट 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। रिपोर्ट पेश होने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट फौरी फैसला सुना देगी, या फरीकैन को कानूनी दावपेच आजमाने का आखिरी मौका भी मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट मुकदमे में कौन से नए इकदामात का हुक्म दे सकती है? पैनामा केस से जुड़े इन अहम सवालात पर कानूनी माहिरीन की राय क्या है, ये बता रहे हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज आसिफ बशीर चौधरी। जीआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के बाद क्या फौरी तौर पर वजीर आजम को नाअहल या बरी करार दे दिया जाएगा? क्या फरीकैन को रिपोर्ट पर मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए जीआईटी रिपोर्ट मानना ज़रूरी होगा? 5 रुकनी बेंच के 2 अरकान ने इख्तलाफी नोट में वजीर आजम को नाअहल करार दिया। अब अगर 3 रुकनी बेंच का एक रुकन भी यही राय देता है तो क्या वजीर आजम नाअहल हो जाएंगे, या 3 रुकनी अमल दरामद बेंच का फैसला ही हतमी फैसला होगा? ये हैं वो सवालात जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। कानूनी माहिरीन की राय है कि जीआईटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में फरीकैन को एक बार फिर दलाइल देने का मौका दिया जा सकता है। ये बेंच जब खुद इस पे फैसला न करना चाहें तो वो इसको फिर चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक लार्जर बेंच या उसी 5वां वाला जो बेंच था, जो 2 पहले
उन्होंने राय दी है और इनकी राय वो मिलकर एक कोई राय दे दी। कानूनी माहिरीन कहते हैं 5 रुकनी बेंच 20 अप्रैल को फैसला सुनाने के बाद तहलील हो चुका है। अब फैसला अमल दरामद बेंच ने ही करना है। यही ऐसे बात का फैसला करेगा, डिस्क्वालिफिकेशन का भी और प्रोसिक्यूशन का भी। क्या इस केस की प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, इसका रेफरेंस बनना चाहिए, या FIA के पास ये केस जाना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। माहिरीन के मुताबिक अदालत JIT की रिपोर्ट पर एहतसाब अदालत को रेफरेंस भेजने का हुक्म भी जारी कर सकती है। माहिरीन का कहना है कि JIT की रिपोर्ट को तस्लीम करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की स्वाबदीद है। अगर रिपोर्ट में वजीर आजम के खिलाफ ठोस सबूत और शवाहिद मुहैया किए गए तो वजीर आजम नाअहल करार पा सकते हैं। बसूरत दीगर अदालत इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर सकती है। कैमरामैन शहजाद रफीक और इरम नासिर के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जैसे कि हमने आपको बताया कि सियासी दर्जा हरारत का रुपए पर दबाव देखा जा रहा है और इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपए 32 पैसे महंगा होकर 3.5 साल की बुलंद सतह यानी कि 108 रुपए से ऊपर चला गया है। वजीर खजाना इसाक डार ने डॉलर की कीमत में इजाफे का नोटिस लेते हुए तमाम बैंकों के सरबराहों का इजलास आज तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद रशीद ने रुपए के मुकाबले में डॉलर महंगा होने पर वजीर खजाना से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। वजारत खजाना के मुताबिक वजीर खजाना ने गुज़श्ता रोज अहम इजलास की सदारत की। इजलास में फैसला किया गया कि रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में कमी करने वाले बैंक्स और दीगर अनासिर का फौरी खोज लगाया जाए और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब PTI के रहनुमा महमूद रशीद ने एक बयान में कहा कि बैरूनी अदायगियों का दबाव रुपए की कदर में कमी का बाइस बना। वजीर खजाना नाकामी तस्लीम करते हुए मुस्ताफी हो जाएं। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान से राजुल हक का कहना है कि सिंध में कई सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मगर आज भी कराची मोहनजोदड़ो के खंडरात का नक्शा पेश कर रहा है। PS 114 के नलकों में पानी नहीं, लेकिन सड़कों पर पानी ही पानी नजर आता है। आवाम वोट की ताकत से इंतकाम ले। कराची में सूबाई असम्बली के हल्के PS 114 में इंतखाबी जलसे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक का कहना था कि 9 जुलाई हिसाब और एहतसाब का दिन है। पीपल्स पार्टी और MKM ने सिर्फ इस शहर को बदअमनी और बोरीबंद लाशों का तोहफा दिया है। बारिश के बाद पानी में डूबी सड़कें अब खंडर बन चुकी हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि नलकों में पानी नहीं, लेकिन सड़कें पानी से भरी पड़ी हैं। 1970 से लेकर आज तक इस सूबे में चंद सालों के अलावा पीपल पार्टी की हुकूमत रही, लेकिन आज भी ये शहर कराची मोहनजोदाड़ो के खंडरात का नक्शा पेश कर रहा है। आज मैं जिन सड़कों से गुजरा हूं कि नलकों में पानी नहीं है, लेकिन सड़कों पर पानी खूब बहता है। इससे कबल जमात इस्लामी के तहत PS 114 में रैली भी निकाली गई, जिसकी क़यादत से राजुल हक ने की। रैली में पार्टी उम्मीदवार ज़हूर अहमद जदून और जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम भी मौजूद थे। MKM पाकिस्तान कराची में ज़िमनी इंतखाबात से गैर मुतमईन, इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। फारूक सत्तार का कहना है कि उन तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करके मर्जी के पोलिंग स्टेशन जारी कर दिए गए। फारूक सत्तार कराची के हल्का PS 114 पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन को लेकर खासी नाखुश हैं। पोलिंग स्कीम पर, जुज़वी पोलिंग स्कीम पर, प्रोविजनल पोलिंग स्कीम पर हमने 21 जून को एतराज़ात दाखिल कर दिए थे, लेकिन RO और DRO लेवल पर उन एतराज़ात को खातिर में नहीं लाया गया, कंसीडर नहीं किया गया और हमारे एतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पोलिंग स्कीम अपनी मर्ज़ी की जारी की गई। वाज़ेह है कि RO साहब सूबाई हुकूमत से कहीं ना कहीं डिक्टेशन ले रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज ताजिकिस्तान में 4 मुल्की कासा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान मुलाकात भी होगी।
गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम में रुकनियत के लिए ताजिकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ताजिकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में वसअत देना चाहते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का हजम $500 मिलियन तक बढ़ाना चाहते हैं। ताजिकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर सकती हैं। भारत के साथ जम्मू कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। बदकिस्मती से हमारी मज़बूत कोशिशों का भारत ने जवाब नहीं दिया। इससे पहले पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तिजारती शोबे और ज़रा यूनिवर्सिटियों के दरमियान ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। नवाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। इससे कबल कसर मिल्लत पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ताजिकिस्तान के सदर ने इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने नवाज शरीफ को सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने 2 शम्मे में ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा ताजिकिस्तान के दूसरे रोज 2 अहम कॉन्फ्रेंसेस के अलावा अफगान सदर अशरफ गनी से साइडलाइन पर अहम मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म आज 4 मुल्की कासा कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। तफसीलात बता रहे हैं 2 शम्मे में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी। जी, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर दोशंबे में और उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं गुज़श्ता रोज़, जो कि सदर के साथ थी ताजिकिस्तान के और वज़ीर-ए-आज़म के साथ, और फिर एक पुरतकल्लुफ़ इशाइया भी दिया गया। सारे माहिदों के हवाले से बातचीत हुई, 2 माहिदों पर दस्तखत भी हुए, जिसके बाद आज जो है वो सबसे अहम दिन है जहाँ पर 4 मुल्की जो कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है, जो कि एनर्जी के हवाले से है। ख़ास तौर पर उसमें अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी भी शिरकत कर रहे हैं, जबकि किर्गिज़स्तान के सदर भी आ रहे हैं। साथ ही में ताजिक सदर होंगे और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ अपने डेलीगेशन के साथ उसमें शरीक होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि ये कासा 1000 का जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। 300 मेगावाट इजाफी भी पाकिस्तान को मिलेंगे और आने वाले दिनों में तकरीबन 1300 मेगावाट बिजली जो है पाकिस्तान को मिल सकेगी। खास तौर पर जो अशरफ गनी की वज़ीर-ए-आज़म के साथ साइडलाइन पर मुलाकात है उसको बहुत अहमियत दी जा रही है। इस बारे में हमें ज़राए ने कन्फर्म किया है कि पहले सरताज अजीज़ ने कन्वे कर दिया है कि अशरफ गनी मुलाकात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ, और अफगानिस्तान में जो अमन इक़दामात हैं और ख़ास तौर पर इस्तेहकाम के हवाले से जो पाकिस्तान की कोशिशें उस पर बातचीत होगी। मुल्क में तवानाई के बहरान के खात्मे के लिए कौम की नजरें अब थर के कोयले की जानिब लगी हैं। थर कोल एरिया में कोयले से बिजली बनाने का मंसूबा 50% तक मुकम्मल कर लिया गया है। मजीद वहाँ क्या हो रहा है बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हनीफ जई। देखिए, मुल्क में तवानाई के बहरान के खात्मे के लिए पूरे मुल्क और कौम की नजरें इस मंसूबे की जानिब लगी हैं और ये थरकोल का मंसूबा है। मैं इस वक्त थरकोल के ब्लॉक 2 पर मौजूद हूँ, जहाँ माइनिंग का काम 80 मीटर तक हो चुका है और जबकि मजमूई तौर पर इसे 150 मीटर तक लेके जाना है। हमारे यहाँ पर हुकाम से बात हुई है, उन्होंने ये बताया है कि 2018 में वो कोयले तक पहुँच जाएंगे, जबकि 3 जुलाई 2019 को यहाँ से बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कंपनी हुकाम के मुताबिक यहाँ पर 4 पावर प्लांट लगाने के मायदे हो चुके हैं, जिन पर 2 पे तेज़ी से काम जारी है, जबकि 2 अनकरीब शुरू किए जाएंगे। मजमूई तौर पर इस कोयले से 4000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, जो 50 साल के लिए काफ़ी होगी। जी, दीगर अहम खबरें शामिल करें और बात करें फैसलाबाद डिवीजन में जलने और झुलसने वाले मरीजों के लिए अलाइड अस्पताल की, जिसमें बनाए जाने वाला अस्पताल बर्न सेंटर इसका 11 साल बाद भी मुकम्मल फाल नहीं हो सका। बर्न सेंटर को डॉक्टरों समेत 200 से ज्यादा स्टाफ की कमी का सामना है। फैसलाबाद से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं इरफानुल्लाह। संती शहर फैसलाबाद में आयरोस फैक्ट्रियों और कारखानों में हादसात को मद्देनजर रखते हुए 2006 में हुकूमत पंजाब की जानिब से यहां बर्न सेंटर के क़याम का मंसूबा शुरू किया गया था, जो कि मकामी इंतजामिया की गफलत से सालों इल्तवा का शिकार रहा और अब 11 साल बाद भी बर्न सेंटर के 55 बिस्तरों में से सिर्फ 10 बिस्तरों के लिए अमला दस्तयाब है। पैरामेडिक्स, नर्सेज और उसके बाद जो बाकी जो सपोर्ट स्टाफ है उसकी तो तादाद पूरी है। लेकिन बर्न सेंटर को सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ से नहीं चलाया जा सकता। इस वक्त बर्न सेंटर को मुकम्मल फौर करने के लिए सीनियर डॉक्टरों समेत 400 अफराद पर मुश्तमिल स्टाफ दरकार है। ताहम अभी तक डॉक्टरों
और दीगर अमले समेत 200 अफराद की कमी का सामना है। कमी जो आ रही है हमारे सीनियर रजिस्ट्रार लेवल पे आ रही है, और उसके बाद जो हमारे सीनियर जो कंसल्टेंट लेवल पे जो है वो कमी है। वहाँ पैथोलॉजिस्ट नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है वहाँ। फिर उसके बाद जो हमारे सीनियर रजिस्ट्रार है वो अभी इंडक्शन के फेज़ पे चल रहे हैं। अब उस सेंटर के लिए गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर में 124 सीटें और नई क्रिएट कर दी हैं। फैसलाबाद डिवीजन और करीबी इजला में जलने और झुलसने वाले मरीजों की जिंदगियां बचाने के लिए बर्थ सेंटर को मुकम्मल तौर पर फाल करने के लिए इकदाम तेज करने की जरूरत है। कैमरा टीम के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज, फैसलाबाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी हाउस रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज में इस्तकबालिया दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि टीम मुस्तकबिल में भी सख्त मेहनत जारी रखेगी और ऐसी ही कामयाबियां समेटेगी। तकरीब में जनरल कमर जावेद बाजवा हर खिलाड़ी से गले मिले और उन्हें शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि ये जीत कौम के लिए खुशी लेकर आई है। Keep working hard, stay the course, and I'm sure with your determination, your hard work, sky is the limit. Keep bringing good name to Pakistan. Winning and losing is not important. The important thing is when you go out there, do your best, try your best, and be a good sport, a good ambassador of the country. तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान ने मुल्क में क्रिकेट वापस लाने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। तमाम खिलाड़ियों ने भी जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में आर्मी चीफ ने फातेह टीम के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को सवेनियर्स और इनामात पेश किए। इस मौके पर आर्मी के बैंड ने नगमा सराई भी की। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में फंसे मुअत्तल टेस्ट क्रिकेटर नासिर जमशेद एक और मुश्किल में घिर गए। ज़राए के मुताबिक उनकी अहलिया के दरमियान कशीदगी हुई है और स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम में घिरे हुए नए टेस्ट क्रिकेटर नासिर जमशेद की अहलिया समरा अफजाल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मुबहिम सा पैगाम लिखा है। ज़राए के मुताबिक उनके और नासिर जमशेद के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई है। इस ज़मन में नासिर जमशेद और उनकी अहलिया से राब्ते की कोशिश की गई, लेकिन समरा मैसेज का जवाब नहीं दे रही, जबकि नासिर जमशेद किसी के भी राब्ते में नहीं। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मुसलसल चौथी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन शर्ट्स को 159 रन से हरा दिया। लेस्टर में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 290 रन स्कोर किए। एलिसे पेरी ने 66, एलिसा हीली ने 63 और विलानी ने 59 रन बनाए। सना मीर ने 49 रन की एवज 3 विकेटें हासिल की। सादिया यूसुफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तानी टीम 131 रन पर ढेर हो गई। सना मीर ने 45 रन की इनिंग्स खेली। इरम जावेद ने 21 रन बनाए। बीन्स और गार्डनर ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान वुमेन टीम को इवेंट में अब तक 4 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड कोच मुश्ताक अहमद का कहना है कि मिसबाह उल हक और यूनुस खान की मुतबादिल की तलाश जारी है। खिलाड़ियों की फिटनेस और महारत पर काम किया जा रहा है। हाई परफॉर्मेंस कैंप का मकसद कौमी क्रिकेट टीम के लिए बैकअप तैयार करना है। नौजवानों को सख्त फिजिकल ट्रेनिंग कराई जा रही है। ऑफ स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स के साथ साथ मिसबाह उल हक और यूनुस खान के मुतबादिल तलाश किए जाएंगे। ये कहना था नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड कोच मुश्ताक अहमद का। मिसबाह उल हक और यूनुस खान रिटायर हुए हैं। टेस्ट क्रिकेट में स्टेट में 2 रिप्लेसमेंट है आपकी, उसके ऊपर फोकस किया हुआ कि कौन से लड़के होते तैयार हो सकते हैं। वनडे क्रिकेट में भी आपको रिप्लेसमेंट मिल रही है। ऑलराउंडर्स हमें नहीं मिल रहे, ऑलराउंडर्स की तलाश में हम। मुश्ताक अहमद का कहना था कि उमर अकबर समेत तमाम खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेना होगी। कैंप के अलावा भी फिटनेस का ख्याल रखना होगा। स्टूडेंट के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने अपने होमवर्क करके आना होता है। ये सारा कुछ टीचर्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते आप, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है प्लेयर्स को यहाँ से जब हम भेजते हैं फिटनेस के लेवल फिट करके या उनके स्किल लेवल को फिट करके भेजते हैं, तो फिर प्लेयर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना होमवर्क जाके करे। हाई परफॉर्मेंस कैंप 9 सितंबर तक जारी रहेगा। आखिरी 2 हफ्तों में खिलाड़ी प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगे। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। आगे बढ़ते हैं। तरक्की की मंजिलें तय करने के दौरान राह में आने वाले चैलेंजेस पर मबनी नई ड्रामा सीरियल यारे बेवफा आज से हर जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो पर पेश किया जाएगा। जियो की इस नई पेशकश पर एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। तुम बस ख्वाब देखो फिजा,
क्योंकि उनको पूरा करने का वादा मैंने तुमसे किया है। मोहसिन अली की लिखी इस कहानी का मरकजी ख्याल तरक्की की मंजिलें तय करने की कोशिश की राह में आने वाले चैलेंजेस पर मबनी है। सैड न्यूज़, आपका वीजा रिजेक्ट हो गया। जो खुशी हमारे दस्तरस में नहीं है वो हमारा मजाक उड़ाती है रोज। सीरियल का टाइटल किरदार शाहकार ड्रामा सीरियल से शोहरत हासिल करने वाले अदाकार इमरान अब्बास निभा रहे हैं। मेरे बच्चे की झूठी कसम मत खा। सलीम मेरी बात कह कि अब तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती और ना मेरे साथ रह सकती है। इस ड्रामे के हिदायतकार जीशान खान हैं, जिसकी अहम कास्ट में सलीम मिराज, साद फरीदी, महबूब सुल्तान, फराजेबा, फैसल बाली और डॉक्टर काशिफ मलिक भी शामिल हैं। मुझे अब दिलासा मत देना क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं रोज रोज के दिलासों से तंग आ चुकी हूँ सैद। ड्रामा सीरियल यारे बेवफा 6 जुलाई से हर जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो टीवी से नशर होगा। मोटरवे पुलिस ने गाड़ियों का चालान करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ई टिकटिंग की इस नई टेक्नोलॉजी से जुर्माना किए जाने वाले ड्राइवरों को मौके पर प्रिंट शुदा रसीद दी जाएगी और मोबाइल फोन पर SMS भेजा जाएगा। पेशावर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कैसर खान। पेशावर के नेशनल हाईवे पर मौजूद मोटरवे पुलिस एहलकार ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ड्राइवरों को जदीद टेक्नोलॉजी से चालान करने लगे। ई टिकटिंग के इस तरीक़ाकार में ड्राइवरों को ऑनलाइन एंड्रॉयड डिवाइस से चालान किया जाता है। जुर्माना जमा करने पर ड्राइवर को मौके पर SMS भी मौसूल होता है। क्विक सर्विस है और ये मैसेज के जरिए मतलब चालान पहुँचता है ना, उसके ज़रिए टेक्स्ट के ज़रिए, तो वक्त का बचाव भी होता है और बाकी कानून की पासदारी भी इससे होती है। ये तो आसानी होता है ना, अभी डायरेक्ट पैसे जमा होता है और उधर कंप्यूटर से हमको पर्ची देते हैं, उससे उस सिस्टम से ये आसान है। नेशनल हाईवे नॉर्थ 1 सेक्टर में ई टिकटिंग के पहले माह तकरीबन 25,000 चालान किए गए और 1 करोड़ 50 लाख रुपए वसूल किए गए। मोटरवेज पुलिस के मुताबिक ई टिकटिंग से इदारे की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी, जबकि आवाम का इन पर एतमाद बढ़ेगा। जो पेमेंट जो बंदा करता है उसको पता होता है कि अभी मेरे पैसे जो सही जगह पे जा रहे हैं, तो उसको अपने पैसे देने का इतना वो भी नहीं होता। प्लस इसके अलावा आवाम के साथ मोटरवे पुलिस के बारे में जो उनका है ट्रस्ट, वो मज़ीद बेहतर होता जाएगा। मोटरवेज पुलिस की जानिब से ई टिकटिंग का आगाज़ मोटरवेज और नेशनल हाईवे नॉर्थ 1 जोन में किया गया है, जिसे मरहलावार दीगर जोन्स तक बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन नजर अली के साथ कैसर खान, जियो न्यूज़, पेशावर। नवाबशाह में मुर्गी और मछली मार्केट का मंसूबा बरसों से इल्तवा का शिकार है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह की मार्केट रोड पर गोश्त मार्केट, सब्जी मार्केट और मछली मार्केट का मंसूबा 8 साल से इल्तवा का शिकार है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए इस मंसूबे को नामालूम वजूहात की बिना पर अधूरा छोड़ दिया गया, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस इमारत का सरिया और दीगर सामान यहां पर चोरी किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर कब्ज़े किए जा रहे हैं, जबकि ये है कि यहाँ पर गोश्त मार्केट और सब्ज़ी और मछली मार्केट ना होने की वजह से पूरा शहर जो है वो गोश्त मार्केट में तब्दील हो गया है। दूसरी जानिब ये है कि इस मार्केट के बनने से यहाँ पर लोगों को हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक गोश्त मैसर आना था, लेकिन इसके बावजूद इस मंसूबे के नामुकम्मिल होने की वजह से ये मार्केट जो है, जहाँ पर करोड़ों रुपया सरकारी यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया, वो भी ज़ाया हो रहा है और ये मार्केट जो है वो भी मुकम्मिल नहीं हो रही। गुजरांवाला में 2 रोज कबल होने वाले ट्रेन हादसे की तहकीकात में पुलिस ने गेटमैन को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ओजला पुल पर बने हुए रेलवे फाटक पर मौजूद हूँ, जहाँ 2 रोज़ कबल ट्रेन हादसा पेश आया था। मार्गला ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी कि फाटक खुला होने की वजह से एक पिकअप गाड़ी ट्रेन की जद में आ गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक शदीद ज़ख्मी हो गया था। हादसा के बाद थाना गखड़ मंडी पुलिस ने गेटमैन आरफ को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हादसे की तहकीकात जारी हैं, लेकिन पुलिस तहकीकात में ये बात सामने आई है कि जब ट्रेन हादसा हुआ तब यहाँ बारिश हो रही थी और गेटमैन आरफ जो है वो अपनी ड्यूटी पर खड़ा होने की बजाय अंदर कमरे में बैठा हुआ था, जिसकी वजह से उसे इल्म ही नहीं हो सका कि ट्रेन कब यहाँ पहुँची और कब हादसा पेश आया। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है, इस फाटक से तकरीबन 1000 मीटर पहले और 1000 मीटर बाद में भी रेलवे फाटक मौजूद हैं। पुलिस तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि हादसे के वक्त जब ट्रेन यहाँ पर आई तो ये दोनों फाटक भी उस वक्त खुले हुए थे। जी।